प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ। दीवार भारतीय एक्शन अपराध फिल्म है जिसे सलीम जावेद द्वारा लिखा और यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित किया गया है। इस फिल्म में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के साथ साथ नीतू सिंह, निरूपा रॉय, परवीन बाबी, इफ्तिखार, मदन पुरी, सत्येन कप्पू और मनमोहन कृष्ण जैसे कलाकार हैं। संगीत आर.डी. बर्मन द्वारा तैयार किया गया था। आनंद वर्मा अपनी पत्नी सुमित्रा और अपने 2 छोटे बेटों विजय और रवि के साथ एक साधारण घर में रहते हैं। वह एक सिद्धांतवादी और सम्मानित ट्रेड यूनियन नेता हैं, जो संघर्षरत मजदूरों को हड़ताल पर ले जाते हैं, क्योंकि वे अपने मालिक बद्री प्रसाद से रियायतों के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन पर निर्भर हैं। हालांकि प्रसाद आनंद के परिवार का अपहरण करके और अपने परिवार की जान बचाने के लिए मजदूरों के अधिकारों को देने वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करके बदला लेता है। जब हड़ताली मजदूरों को आनंद की हरकतों के बारे में पता चलता है, तो वे सभी उसे कोसते हैं और उसे लगभग मार डालते हैं, इस बात से अनजान कि आनंद को ऐसा करने के लिए ब्लैकमेल किया गया था। मजदूर आनंद के परिवार को भी सताते हैं और उनमें से कुछ शराब के नशे में विजय को पकड़ लेते हैं और उसके बाएं हाथ पर हिंदी शब्दों "मेरा बाप चोर है" का टैटू गुदवा देते हैं। अपमान को सहन करने में असमर्थ आनंद शहर से भाग जाता है और अपना शेष जीवन ट्रेनों में लक्ष्यहीन यात्रा करते हुए बिताने का फैसला करता है। अपने परिवार को छोड़ देता है, जिसके लिए उसने अपने सिद्धांतों और आदर्शों को त्याग दिया था। हताशा में सुमित्रा विजय और रवि को मुंबई ले आती है और अकेली मां बनकर अपने बेटों को पालने के लिए कम मजदूरी पर मजदूरी करती है। उनका घर एक बड़े पुल के नीचे फुटपाथ पर है, जहां लाखों बेघर शहरी गरीब रहते हैं। जैसे जैसे विजय और रवि मुंबई की झुग्गियों में बड़े होते हैं, विजय को अपने पिता के अपमान का गहरा एहसास होता है, क्योंकि वह अपने पिता के कथित कुकर्मों के कारण पीड़ित हुआ है और उसके हाथ पर हमेशा मौजूद टैटू उसे अपने अतीत की याद दिलाता है। वह एक मंदिर में प्रवेश करने से भी इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि वह अपना भाग्य खुद बनाना चाहता है और देवताओं से इसके लिए भीख नहीं मांगना चाहता है। विजय एक जूता पॉलिश करने वाले के रूप में शुरुआत करता है और बाद में अपनी युवावस्था में एक शिपयार्ड मजदूर बन जाता है। रवि को पढ़ने में सक्षम बनाने के लिए वह अपनी शिक्षा का त्याग करता है। दूसरी ओर रवि एक आदर्श नागरिक है और कानून और धार्मिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग है। हालांकि नौकरी पाने के उसके सभी प्रयास व्यर्थ जाते हैं। रवि डीसीपी नारंग की बेटी वीरा से प्रेम करता है, जिसके द्वारा उसे पुलिस प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और जल्द ही उसे सब इंस्पेक्टर का पद मिल जाता है। विजय सामंत के कई गुंडों की पिटाई करता है और निराश सुमित्रा उसे इस बात के लिए डांटती है। विजय व्यंग्यात्मक रूप से उससे पूछता है कि क्या वह उससे भी कायरों की तरह भागने की उम्मीद करती है, जिसका अर्थ है कि वह अपने पिता के कार्यों की आलोचना करता है, जिससे परेशान सुमित्रा विजय को थप्पड़ मारती है और आधे मन से आनंद का बचाव करती है। हालांकि यह घटना सामंत के प्रतिद्वंद्वियों में से एक मुल्क राज दावर को प्रभावित करती है, जो सामंत द्वारा 3 बार अपहरित किए गए अपने तस्करी किए गए सोने के बुलियन की रक्षा के लिए विजय को काम पर रखता है। विजय सोने के बुलियन को अपहरित करने में उसकी मदद करने के लिए सामंत को जानकारी बेचता है, सामंत से पैसे लेता है, फिर उसके गोदाम से सोने के बुलियन को जब्त करता है और उसे दावर को सौंप देता है, जो विजय को एक बड़ी राशि का इनाम देता है, जिससे वह अपने परिवार के लिए एक आलीशान घर खरीद सकता है। इस बीच डीसीपी नारंग रवि को मुंबई के कुछ कट्टर अपराधियों और तस्करों को पकड़ने का पहला काम देते हैं, जिनमें दावर और विजय भी शामिल हैं। रवि अपने भाई को कभी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल न करने के कारण सदमे में है और अब उसे विजय को पकड़ने या पुलिस बल छोड़ने के बीच फैसला करना होगा। बाद में रवि एक गरीब लड़के चंदर को चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार करने के प्रयास में उसके पैर में गोली मार देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदर ने अपने परिवार के लिए केवल कुछ रोटी चुराई थी।
पुलिस हिरासत में चंदर को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद पछतावे से भरा रवि उसके घर जाता है, उसके परिवार को कुछ खाना देता है और अपनी हरकत कबूल करता है। लेकिन चंदर की क्रोधित मां रवि को डांटती है। हालांकि चंदर के पिता, जो एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक हैं, रवि को माफ कर देते हैं और गोली मारने की घटना को उचित ठहराते हुए कहते हैं कि चाहे लाख की चोरी हो या एक पैसा, सभी अपराधियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और अगर सभी गरीब और जरूरतमंद एक ही जीवन जीने लगेंगे तो अराजकता फैल जाएगी। चंदर के माता पिता से दोनों पक्षों को सुनने के बाद रवि, जो शुरू में अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अनिच्छुक था, आखिरकार डीसीपी नारंग से अपना मामला लेने के लिए सहमत हो जाता है। जब रवि यह जांच करता है कि विजय ने अपराध से रातों रात संपत्ति अर्जित की है, तो वह विजय का सामना करता है और उसे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश देता है। हालांकि विजय ऐसा करने से इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि उसके और उसके परिवार के साथ अन्याय हुआ है। फिर भी रवि उसके द्वारा खरीदे गए घर को छोड़ने और अपने पुलिस क्वार्टर में रहने का फैसला करता है। सुमित्रा भी विजय से घृणा करती है और रवि के साथ रहने का फैसला करती है, यहाँ तक कि वह विजय द्वारा उपहार में दिए गए ऊंचे अपार्टमेंट को लेने से भी इनकार कर देती है, जहाँ वह कभी मजदूरी करती थी। इसके बाद रवि डीसीपी नारंग द्वारा दिए गए अपने कार्य को पूरा करता है और सामंत, दावर और विजय स्वयं दावर सहित के गिरोह के कई गुर्गों को गिरफ्तार करता है, जिससे विजय और रवि के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। अपनी मां और भाई और अपने कई सहयोगियों को खोने का गम सहते हुए विजय अनीता नामक एक वेश्या के साथ अंतरंग संबंध में प्रवेश करता है। अनीता विजय को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने हाथ पर बने टैटू को मिटाने की सलाह देती है, लेकिन विजय कहता है कि ऐसा करने से टैटू पर लिखे शब्द उसके दिल और आत्मा से नहीं मिट सकते। इस बीच सुमित्रा गंभीर रूप से बीमार हो जाती है और विजय भी रवि द्वारा उसे गिरफ्तार करने के लिए नियुक्त पुलिस के कारण अस्पताल में उससे मिलने में असमर्थ है। क्रोधित विजय पहली बार मंदिर में प्रवेश करता है और अपनी वफादार मां की कीमत पर उसे दंडित करने के लिए देवता से भिड़ जाता है। नतीजतन सुमित्रा चमत्कारिक रूप से अपनी घातक बीमारी से ठीक हो जाती है, जिससे रवि और वीरा बहुत खुश होते हैं। बाद में विजय को पता चलता है कि अनीता उसके नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है और वह अंडरवर्ल्ड में अपनी जिंदगी को त्यागने का फैसला करता है ताकि वह अनीता से शादी कर सके, खुद को पुलिस के हवाले कर सके और सुमित्रा और रवि से माफी मांग सके। वह नहीं चाहता था कि उनके अजन्मे बेटे को उस तरह से दाग लगे जैसे उसे लगा था। वह सुमित्रा को भी फोन करता है और उसे आशीर्वाद देने के लिए मंदिर में आने के लिए कहता है। इसके बावजूद चीजें तब एक बड़ा मोड़ ले लेती हैं, जब सामंत और उसके बचे हुए गुर्गे वहां पहुंचते हैं और बदला लेने के लिए अनीता को पीट पीट कर मार डालते हैं। एक भावुक क्षण के बाद अनीता विजय की बाहों में मर जाती है, जो सामंत और उसके बचे हुए गुर्गों की बेरहमी से हत्या करके बदला लेता है। इस तरह खुद को हमेशा के लिए एक अपराधी करार देता है। रवि को सामंत और उसके गुर्गों की मौत के बारे में पता चलता है। गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल और मरणासन्न विजय रवि से बचने के लिए कार का उपयोग करता है और उसे मंदिर की दीवार से टकरा देता है, जहां वह सुमित्रा से फिर से मिलता है और माफी मांगता है। विजय फिर सुमित्रा की बाहों में मर जाता है, जिससे वह बेहद टूट जाती है। ठीक उसी समय जब रवि मंदिर पहुंचता है और विजय के साथ जो कुछ भी करता है उससे पूरी तरह व्याकुल हो जाता है। फिल्म डीसीपी नारंग और पुलिस द्वारा रवि, वीरा और सुमित्रा को न्याय की सफल खोज के लिए पुरस्कृत करने के दृश्य के साथ समाप्त होती है। हालांकि रवि अभी भी विजय की हत्या के लिए पश्चाताप से भरा हुआ है। वैसे तो इस फिल्म के गाने सारे ही हिट हैं, लेकिन खासकर कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, जो आज के युवाओं में भी बहुत लोकप्रिय है। विजय और रवि की भूमिकाओं के लिए निर्देशक यश चोपड़ा की पहली पसंद देव आनंद और राजेश खन्ना थे। आनंद द्वारा स्क्रिप्ट को अस्वीकार करने के बाद
कास्टिंग की योजना बदल गई और खन्ना को विजय की भूमिका निभानी थी और रवि के लिए नवीन निश्चल पर विचार किया गया था। हालांकि सलीम जावेद ने स्क्रिप्ट लिखते समय अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा को ध्यान में रखा था। सिन्हा ने फिल्म को ठुकरा दिया था जब उन्होंने सुना कि खन्ना को शुरू में मुख्य भूमिका में लिया गया था। दोनों के बीच मनमुटाव के कारण बाद में शशि कपूर को रवि की भूमिका में और निरूपा रॉय को सुमित्रा देवी की भूमिका में लिया गया। 2014 में अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया कि फिल्म में उनका प्रतिष्ठित लुक खाकी पैंट के साथ पहनी गई डेनिम नीली शर्ट और कंधे पर लटकती रस्सी दर्जी की गलती का नतीजा था। उन्होंने कहा, शर्ट बहुत लंबी थी इसलिए उसमें गांठ लगाई गई। कुछ दृश्यों में बच्चन ने चोपड़ा के निर्देशन में कुछ इनपुट दिए थे, जैसे कि पिता के अंतिम संस्कार का दृश्य जहां बच्चन अपने दाहिने हाथ से चिता को जलाने के बजाय मेरा बाप चोर है टैटू दिखाने के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग करने का सुझाव दिया था। फिल्म की शूटिंग ज्यादातर रात में की गई थी क्योंकि बच्चन उस समय रमेश सिप्पी की शोले की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में एक लड़ाई का दृश्य है जिसमें बच्चन हांगकांग मार्शल आर्ट सिनेमा से प्रेरित मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते हैं, जिसे दीवार भारतीय सिनेमा में करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी।